नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं। उत्तराखंड एलटी 2024 का पेपर दोस्तों हो चुका है। आंसर की भी दोस्तों हमने अपलोड कर दी है। अब ज़्यादातर प्रश्न आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं कि कितनी जा सकती है मेरिट। तो आज दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके लिए दोस्तों आपको स्पेशल हम आंसर की भी प्रोवाइड करवा रहे हैं टेलीग्राम में, उसको आप देखिएगा। और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों फिर हम एक पोल भी करवाने वाले हैं। अब बात यह है कि आयोग का जो पेपर है वो नहीं आया है मानक के अनुरूप। ऐसी दोस्तों काफ़ी बातें चल रही हैं फिलहाल। थोड़ा सा इसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी कॉमन पेपर। इस कॉमन पेपर की दोस्तों हमारे द्वारा आंसर की बनाई गई है और इस आंसर की को दोस्तों आप जरा चेक कर लीजिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दोस्तों हमने आपको इसके आंसर ही बताए थे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों हमने आपको डी बताया था। कुछ एक आध प्रश्नों में लोगों को डाउट लग रहे हैं। अब देखिए डाउट, क्योंकि देखिए मैंने पहले बोला ये अनऑफिशियल आंसर की है और इस अनऑफिशियल आंसर की में, लेकिन फिर भी मैं मान के चलूंगा कि दोस्तों इसमें 98% क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। अब देखिए एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप इसी को मान के चलिए कि यही आपकी आंसर की है। और बेसिकली इसके हमने जो आंसर है दोस्तों ये भी हमने बना दिए हैं टोटल। और ये दोस्तों हमने पेपर भी एक तरह से प्रॉपरली एक आपके फॉर्मेट में इसको टाइप हमने करवा लिया है और इसके आंसर की भी आपको दी गई है। इसको दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों हम अपलोड कर रहे हैं। एक आध क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट है, ठीक है, जैसे कि ये वाला प्रश्न, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कि आर्थिक विकास के संदर्भ में शिक्षा क्या नहीं है, जैसे कि प्रत्यक्ष प्रतिफल या फिर मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर इनडायरेक्ट या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो कुछ क्वेश्चंस में दोस्तों हो सकता है। देखिए अगर वो ज़्यादातर अगर किसी में डाउट होगा कि क्योंकि अलग अलग बुक्स में दोस्तों अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पास प्रत्यावेदन का मौका रहेगा। वहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रत्यावेदन डालेंगे और हो सकता है कि क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाए तो फिर इसमें आपको बोनस मिल जाएगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो जिन प्रश्नों में थोड़ा सा जो एग्जैक्ट है वो तो एग्जैक्ट है, उसमें कोई समस्या नहीं है। जिन प्रश्नों में थोड़ा बहुत अगर जैसे डाउट्स रहेगा तो वहाँ पर अगर आप कोई भी जैसे ऑथेंटिक बुक्स आती हैं, ऑथेंटिक बुक्स का दोस्तों अगर आप वहाँ पर आप आंसर की, जैसे आपको जब प्रत्यावेदन का मौका मिलेगा तो ऑथेंटिक बुक्स से आप निकाल के जो जो आपके पास स्टेटमेंट है वो अगर आयोग को देंगे तो आयोग को उन प्रश्नों को डिलीट करना पड़ेगा, तो उसके बदले आपको बोनस मिल जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें आपको कोई समस्या नहीं, जैसे कि आयाम गिलफोर्ड के त्रिवी मॉडल का आयाम नहीं है तो ये आपको पता ही है। ऐसी दोस्तों जैसे शास्त्रीय भाषाएं हैं तो ये आपके फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें कोई आपको समस्या नहीं रहेगी। ऐसी जैसे ये वाला जो प्रश्न है, जैसे कि सरकार द्वारा जो आश्रम विद्यालयों की स्थापना है ये किन श्रेणी के बच्चों की आवश्यकताओं हेतु पूर्ति की गई है, तो ये आपकी अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई है। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में देखें तो ये दोनों के लिए चलाया जा रहा है, ये एससी के लिए भी चलाया जा रहा है, एसटी के लिए भी चलाया जा रहा है। हालांकि ये चीज़ मुझे पहले से पता थी, लेकिन मैंने इस प्रश्न को इस तरह पे लिया है कि जब इसकी शुरुआत की गई, तो अभी फिलहाल ये है कि इसमें भी आपका थोड़ा सा डाउट बन सकता है, लेकिन फिलहाल इसका हमने प्रश्न का आंसर है वो सी दिया है, बी दिया है, अनुसूचित जनजाति। तो आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। लेकिन देखिए प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो थोड़ा बहुत एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके यही रहेंगे और कुछ पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट के हैं तो वो उसको आपने समझना है, ठीक है। तो ये हमारा जो दोस्तों ये जो पेपर है इसकी आंसर की ये हम दोस्तों आपके अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया। अब देखिए जैसे गिजू भाई बदेगा कि वो क्या दिवस है, इसमें कोई डाउट नहीं, फैक्चुअल प्रश्नों में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, प्रशस्त है, ठीक है। बाकी जॉन एडम्स का स्टेटमेंट है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें, ठीक है। अब कुछ लोगों को शैक्षिक नेतृत्व में लग रहा है कि डाउट ये होना चाहिए कि इसकी सब सर्वाधिक आवश्यकता किस में है, शैक्षिक प्रशासन में, शैक्षिक प्रबंधन में, संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में, शैक्षिक पर्यवेक्षण में। तो इसका राइट ऑप्शन राइट आंसर हमने दोस्तों दिया है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में ही दोस्तों आपका शैक्षिक नेतृत्व होता है, वहीं इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन कुछ बच्चे इसमें कह रहे हैं कि शैक्षिक प्रबंधन होना चाहिए। देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो शैक्षिक प्रशासन ही है, बाकी आप देखिएगा, लेकिन वैसे यही होना चाहिए। तो इसमें कुछ प्रश्नों में हो सकता है कि इधर उधर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, और देखिए डाउट होता ही है, सभी को ज़्यादा डाउट रहता है, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल प्रश्न जैसे 20वें का आंसर है भाई 10+2+3 है, तो वही होना चाहिए, वही होगा भी, ठीक है। तो कुछ प्रश्न देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ा सा डाउट होता है, कुछ बुक्स में अलग आंसर दिए होते हैं, कुछ बुक्स में अलग। लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स हैं या फिर आपके प्रॉपर बुक्स हैं तो उनमें भी आपको अगर वो मिलता है तो आपने कुछ नहीं करना है, प्रत्यावेदन लगाना है, और प्रत्यावेदन लगेगा तो फिर
आप आयोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भी किसी न किसी ऑथेंटिक बुक से ही उठाया होगा और कुछ ऑथेंटिक बुक्स में अलग दिया होता है। ये लेखक की सोच पर भी दोस्तों क्या करता है, निर्भर करता है। पैडागोजी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि जो डिफरेंट है। देखिए साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग ताले की, हर क्वेश्चन अलग है, हर प्रश्न अलग है और उसका जो समाधान है वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कई लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग असहमत होते हैं। कई लोग क्या होता है कि किसी चीज़ पे कितने ज़्यादा सहमत है, कई लोग बहुत कम असहमत है उस चीज़ में, तो उसको ज़्यादा करेक्ट मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्नों पे बिल्कुल सभी के सभी सहमत होंगे। अगर आप किसी और पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट के अगर टीचर से आप पूछेंगे तो उसके आंसर कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें चलती हैं। ये ज़्यादातर क्या है कि ये बुक्स में जो आपकी चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर यहाँ पर बनाए जाते हैं, जनरली यही रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो जितनी आप इसमें जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे, जितने आप डीप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उतना थोड़ा फिर आपका क्या होगा, करेक्शन के चांस रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो बिल्कुल आपके 30 में से 30 कर दे प्रश्न, इसमें थोड़ा बहुत आपका इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके देखिए ज़्यादातर प्रश्न बिल्कुल इसमें सही है। एक दो प्रश्न जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि जिसमें थोड़ा सा डाउट रह रहा है बच्चों को, वो मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिया है। इसी में दोस्तों आपका थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, बाकी देखिए जो रीजनिंग है, रीजनिंग में मेरे हिसाब से कोई ऐसा प्रश्न है नहीं कि जिसमें आपका डाउटफुल हो। तो ये हमने रीजनिंग के भी दोस्तों बनाए थे और रीजनिंग का तो देखिए हमने आपको देखिए सारे के सारे प्रश्न आपको सॉल्व करके बताए। हमने 1 घंटे की क्लास ली, 1 घंटे की क्लास इसीलिए ली, चाहते हम भी बताते कि इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, लेकिन मैंने आपको इसके पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। ठीक है, आप देखेंगे हमारी क्लास को तो पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मैं इसका आंसर क्यों दे रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो वो आप जो हमने इससे पहले क्लास ली थी आंसर की वाली, उसको आप देख लेना, क्योंकि देखिए आपको आगे के लिए भी अच्छा है वो। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गए हमारी आंसर की, इसमें कोई भी डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। ये सभी आपके जो प्रश्न है रीजनिंग के कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी क्या है कि आपके क्लियर है, इसमें मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए इसमें मैंने इसको एक बार फिर से रीचेक किया है और हो सकता है कि कुछ वैसे हो भी क्या नहीं सकता है, होगा नहीं, सभी आपके यहाँ पर आपको ठीक ही देखने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन शायद एक आध उत्तराखंड का हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा रहे डाउट, लेकिन वो डाउट भी देखना रहेगा, वो भी जल्दी आपको आंसर की के माध्यम से जल्दी वो दूर हो जाएगा। और अगर कोई आंसर ऐसा आता है कि जो बिल्कुल हमारे बताए गए आंसर से बिल्कुल अलग आता है, यानी कि बिल्कुल फैक्चुअल है, तो फिर डेफिनेटली आप क्या करेंगे, उस पर प्रत्यावेदन डालेंगे। तो प्रत्यावेदन के लिए भी अभी से आप मतलब तैयार रहें। अगर कुछ आयोग कुछ गलत सलत अगर आपके आंसर की बनाता है, जनरली होता ये है कि आंसर की अभी देखना कि उसमें कुछ होती है गलती, ज़्यादातर ये लोग कर डालते हैं। होता ही एक प्रश्न पत्र को डिज़ाइन करने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप प्रत्यावेदन के लिए भी बिल्कुल तैयार रहेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे, ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनका भी यही मानना है कि जो ये प्रश्न पत्र है वो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं आया, मानकों के अनुरूप नहीं आया है। और मेरा भी दोस्तों यही मानना है, क्योंकि मानक के अनुरूप क्यों नहीं है, देखिए प्रश्न पत्र तो अच्छा बना, हम भी यही मान रहे हैं कि प्रश्न पत्र बहुत बढ़िया था। देखिए इस तरह का प्रश्न पत्र बिल्कुल एक आपके सभी तरह से जो आपके मतलब देखा जाए तो एक शिक्षक है तो उसकी पूरी जो नॉलेज है उसको पूरी तरह से चेक करता है। बट एट द सेम टाइम देखिए यहाँ पर कमी क्या रही, कमी ये रही कि इन्होंने इसके लिए समय नहीं दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, समय। देखिए अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा इस तरह के प्रश्न पत्र के लिए, इस तरह के सिलेबस को कवर करने के लिए, तो टाइम दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें, जैसे आप देखा होगा कि आपने दोस्तों जैसे रीट का पेपर आता है या फिर आप देख लीजिए यूटीटी का पेपर आता है, तो ये भी दोस्तों आपके बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के आने लगे हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के। इनमें साइकोलॉजी पूछी जा रही है, शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जा रहा है, या फिर जो आपके शैक्षिक अभिवृत्ति पूछी जा रही है। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो फिक्स है, काफ़ी समय से सिलेबस फिक्स्ड है। और ऑब्वियसली बात है कि भाई कई सालों से जब सिलेबस वही है तो फिर आपका जो प्रश्नों का स्तर है वो बढ़ेगा और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कई सारे छात्र तो नहीं, वैसे एक दो छात्र कहते हैं कि सर आप तो बोले थे आसान पेपर आएगा। देखिए भैया, हमने वही चीज़ आपको बताई जो कि पेपर के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसी को तो मानक कहते हैं। जब हम परीक्षा निर्माण की दोस्तों जब हम बात करते हैं या फिर प्रश्न पत्र निर्माण तकनीक की हम बात करते हैं कि इसमें सिलेबस है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें यही चीज़ें लिखी हुई है कि जो प्रश्न पत्र हैं वो छात्रों के स्तर के अनुरूप बनाया जाता है। उसमें कुछ प्रश्न ऐसे डाले जाते हैं जो कि बहुत मेधावी जो छात्र वही सॉल्व कर पाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, उसकी 20% के अराउंड संख्या होती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि सामान्य स्तर के बच्चे उसको सॉल्व कर पाएं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं जिसको सभी सॉल्व कर पाते हैं। ऐसे करके आपका पेपर बनाया जाता है। ठीक है,
उसके मानक के अनुरूप ये पेपर नहीं बना। हो सकता था कि होता भी, अगर ये बनता भी उस मानक के अनुरूप, तो तब ये होता कि जब ये जो सिलेबस है इसको अगर 1 साल पहले, 1 साल, कम से कम 1 साल में बता रहा हूँ, कम से कम 1 साल, ऐसा नहीं कि अभी मतलब ये क्या कहते हैं 1 साल पहले ही, आप मान चलिए कम से कम 1 साल, इतना तो चाहिए, ना 8 महीने ना 9 महीने, कम से कम 1 साल, इतना मौका चाहिए कि आप इस सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करें और इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है उनको ध्यान रखें। क्योंकि है क्या, इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि पहले तो आपने इतना बड़ा सिलेबस दे दिया और सिलेबस देने के बाद फिर आपने कई सारी चीज़ें छोड़ दी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप प्रश्न पूछ सकते थे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी से कितने कॉन्सेप्ट थे, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते थे। यूनिट नंबर 5 थी, उससे भी आप कई सारे प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन आपने जो प्रश्नों का चुनाव किया वो यहाँ पर गलत था। आपके जो प्रश्न थे वो पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर रहे थे। तो फिर इतने बड़ा सिलेबस देने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर आप उसमें से सभी से प्रश्न नहीं पूछते। यही चीज़ आपकी LT मैथ्स में भी हुई है। आपने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को ही पकड़ा, उसी से ही आपने घुमा घुमा के अंदर अंदर प्रश्न दे दिए, ठीक है। उससे समस्या क्या हुई कि जो छात्र था जो पूरे सिलेबस को कवर करने में लगा था बेवकूफ़ों की तरह, पहले तो आपने 4 महीने पहले ही कम समय में आपने सिलेबस पूरा का पूरा चेंज कर दिया। उसके बाद जो क्या है कि जो व्यक्ति है जो पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कर रहा है, उतने बड़े सिलेबस को सोच रहा है कि यार इससे प्रश्न आएगा, इससे प्रश्न आएगा, इससे प्रश्न आएगा, तो वो जो बंदा है वो तो गलत हो गया, उसके संग गलत हो गया, क्योंकि पहले तो उसको समय मिला नहीं बिल्कुल भी। आपने बिल्कुल इतना बड़ा सिलेबस उसके सामने 4 महीने के अंदर चुनौतीपूर्ण तरीके से रख दिया। एंड देन उसके बाद आप फिर उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर उसके अंदर के डीप कॉन्सेप्ट भी पढ़े। कई छात्रों को तो पहले उन कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं पता होगा ना, कि जो चीज़ें आपने सिलेबस में डाली, तो पहले तो उनको पढ़ने में इतना समय लग जाता है, 4 महीने तो उसको ही कवर करने में लग गए। तो फिर वो डीप कॉन्सेप्ट को पढ़ता कब? तो आपने उसके लिए कम से कम उसको एक समय देना चाहिए था, कि इसके लिए एक अप्रोप्रिएट समय की डिमांड थी। ये पेपर बहुत अच्छा होता है अगर ये नेक्स्ट टाइम आता है ऐसा, यानी कि नेक्स्ट LT एग्जाम में। इस LT एग्जाम में तो आपको सामान्य स्तर का ही पेपर रखना चाहिए था, जिससे कि कई छात्र इसमें सेलेक्ट हो पाते, क्वालिफाई हो पाते। अब इसमें समस्या ये रहेगी, कई सारे छात्र इसमें शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये रहेगा कि जो पेपर है, पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो मानकों के अनुरूप नहीं बना। तो ये यहाँ पर दोस्तों एक थोड़ा सा समस्या रहेगी, और इस समस्या का तो मैं भी बिल्कुल समर्थन करता हूँ। कुछ छात्र ऐसा कह रहे थे कि सर बहुत अच्छा है पेपर, ये है वो है। देखिए, हम मानते हैं, हमने कभी ऐसा गलत नहीं किया, मैं खुद कह रहा हूँ कि पेपर बहुत अच्छा है, बट इसके लिए क्या है कि तैयारी का पूरा समय नहीं मिला। 4 महीने पहले ही पेपर को रखा गया सामने, सिलेबस को, और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिपरेशन करवाने के लिए कहा गया। अब इसमें हो सकता है कि उन छात्रों के लिए पेपर बहुत अच्छा रहा हो जिन्होंने भी रिसेंटली B.Ed किया है, तो वो कई चीज़ें अभी पढ़ के आए होंगे, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन ये केवल अभी रिसेंटली B.Ed करके आए छात्रों के लिए नहीं है ये एग्ज़ाम, ये सभी के लिए एग्ज़ाम है। इसमें कई ऐसे छात्र हैं जो कि 42 ईयर्स के भी हो चुके हैं, तो काफ़ी समय पहले उनकी स्टडी छूट गई हैं, वो जैसे तैसे करके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे थे, जब 30 और 70 का रेशियो हुआ करता था। अब 30 और 70 के रेशियो में देखिए, आप स्टैंडर्ड देखिए, बहुत अच्छा हमने रखा था। उस समय प्रश्नों का स्तर भी हम बहुत अच्छा रखते थे, बहुत डीप हम पढ़ाते थे, और हमें लगता था कि यार उसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, क्योंकि भैया ये सिलेबस को आए हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे। अब इसको एकदम से इन्होंने चेंज कर दिया। गलती ये रही कि इसके पीछे इन्होंने सिलेबस को चेंज करना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने, सबसे बड़ी समस्या यही हुई कि जो LT आर्ट के जो छात्र हैं, LT आर्ट, देखिए ये जो समस्या पैदा हुई ना, ये LT आर्ट से ही पैदा हुई सारी की सारी। अब इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या था। 200 मार्क्स का पहले से ही पेपर का प्रावधान था, 100 मार्क्स का 100 में आया करता था, ठीक है। अब इसके बाद समस्या ये हुई कि हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, पिछले बार जो LT आर्ट की जो पोस्ट थी वो आपकी रद्द हुई थी, तो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो LT आर्ट हैं, LT आर्ट वालों से आप पेडागोजी भी पूछेंगे, और B.Ed अनिवार्य बना दिया, ठीक है, B.Ed बना दिया अनिवार्य उनके लिए, यानी नॉन B.Ed वाले नहीं शामिल होंगे इसमें। तो समस्या ये थी आयोग की कि इसके लिए फिर उनको नियमावली में भी चेंज करना था। तो नियमावली में जो 200 मार्क्स का प्रावधान था, 100 मार्क्स वाला, 100 वाला का, इन्होंने B.Ed का तो पहले नियमावली डाली आर्ट वालों की कि भाई आर्ट वाले के लिए B.Ed, इनका सबसे बड़ा पेच ही फंस रहा था। आर्ट वालों की इन्होंने कहा कि अलग से पोस्ट नहीं निकालेंगे, जो भी पोस्ट आ रही है उनके संग ही हम पोस्ट निकालेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो आर्ट है, आर्ट में B.Ed योग्यता को भी जोड़ा, नियमावली में संशोधन किया पूरी तरह से, जो आपकी LT सेवा नियमावली है, और उसके संग संग इन्होंने ये जो 200 मार्क्स वाला है इसमें भी संशोधन कर दिया। इसमें क्या कर दिया, 50-50 कर दिया, ठीक है। अब भले ही ये पहले से 200 मार्क्स वाला था ये पैटर्न,
लेकिन आयोग क्या कर रहा था कि अपनी तरफ से 100 मार्क्स का पेपर करवा रहा था यूके ट्रिपल जिसमें 30 नंबर की पेडागोजी पूछता था, 70 नंबर का सब्जेक्ट पूछ रहा था। ये अपने तरीके से आयोग का ही अपना सिलेबस था, ठीक है। और इसमें आयोग अपने हिसाब से बिल्कुल सही भी कर रहा था। ये 30 मार्क्स की पेडागोजी, 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जा रहा था। अब इसके बाद हुआ क्या कि जब इन्होंने नियमावली में 50-50 मार्क्स का जब ये डाल दिया कि भाई 50 मार्क्स का हम 100 मार्क्स का जो पेपर है 200 मार्क्स का, उसको 100 मार्क्स का कर दिया, 50-50 का कर दिया। इससे फिर जो ये आयोग है इसका ध्यान इस पे चला गया, वरना ये 30-70 के पैटर्न में ही कराने वाला था पेपर। तो यहाँ से समस्या पैदा हो गई और फिर इसके बाद उन्होंने 50-50 वाला करवा दिया। और 50-50 में इन्होंने कहा कि भैया देखो जितना सिलेबस हो सकता है उतना डाल दो। चाहे आप बीएड की बात करें तो बीएड का पूरा आप एक काम करो, 4 सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर का सिलेबस डाल दो। इसके बाद आप एक काम करिए, भाई जितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में जितने आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जितने पढ़े हैं 3 साल में, वो सब का सब डाल दो। तो इससे थोड़ा सा यहाँ पर समस्या पैदा हो गई और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। यहाँ पर 30 मार्क्स और 70 मार्क्स, ये बहुत बढ़िया पैटर्न था और इसके अकॉर्डिंग बच्चे अगर प्रिपेयर करते, इसमें थोड़ा पेपर का स्तर बहुत हार्ड रखते और इसी के अकॉर्डिंग बच्चे प्रिपरेशन करते रहते तो अच्छा रहता उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये समस्या थोड़ा सा आ गई। और 70 मार्क्स को भी आयोग ने बहुत अच्छे से पहले कैटेगराइज किया था कि इसमें कितने ग्रेजुएट लेवल के आएंगे, कितने आपके इंटर लेवल के प्रश्न आएंगे। इस बार ना इन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा कि भाई कितने आप ग्रेजुएट लेवल के पूछोगे प्रश्न, कितने आप इंटर लेवल के पूछोगे, तो ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा इन्होंने इस बार। बस पेपर बनाना था, इन्होंने बना दिया। पेपर का स्टैंडर्ड तो अच्छा रखा, स्टैंडर्ड का मतलब है कि पेपर तो बहुत उच्च स्तर का रखा, लेकिन छात्रों को तैयारी करने का मौका नहीं मिला। ये यहाँ पर दोस्तों एक समस्या थी और समस्या को मेरे द्वारा भी उठाया गया है और मैं भी इसका पूरी की पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो छात्र उनके मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई, जितनी भी नेगेटिव बात करनी थी हमने वो कर ली कि भाई ठीक है पेपर आपका जो भी है आपका नेगेटिव गया। लेकिन अब दोस्तों बात करेंगे हम आगे बढ़ने की। देखिए बात यह है कि उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम है वो हो चुका है, कंडक्ट हो चुका है, ठीक है। छात्रों के संग हमारी पूरी संवेदनाएं हैं उनके संग, और जो भी उनके संग हुआ वो बुरा हुआ, वे भी आहत हुए और हम भी आहत हुए। लेकिन दोस्तों आप एक ध्यान रखेंगे, अब आप इसी का ही पीछे ना पड़े रहें। आपके पास आगे भी दोस्तों कई मौके आने वाले हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम दोस्तों आगे लाइनअप पे हैं। प्रवक्ता का एग्ज़ाम है दोस्तों लाइनअप पे, और भी आपके पास कई सारे एग्ज़ाम के मौके आते रहेंगे, ठीक है। तो आपने दोस्तों अब देख लिया है कि भाई यूके ट्रिपल एससी का जो ये पेपर है वो किस तरह का पेपर बना है, और इस तरह से आगे ऐसे ही चैलेंजिंग पेपर आते रहेंगे। तो आपने दोस्तों क्या करना है, अपनी तैयारी का जो स्तर है दोस्तों वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको इस तरह के पेपर की आदत डालनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको सिलेक्शन के लिए और मेहनत दोस्तों करनी पड़ेगी, अपना स्तर दोस्तों थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए कहीं एक और जहाँ मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सर हमारा पेपर बहुत ख़राब किया, बहुत बेकार है, बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आए। वहीं दूसरी ओर कई सारे बच्चे ऐसे भी आए जिनके द्वारा बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि उनको दोस्तों हमने डीप में जो नोट्स थे वो प्रोवाइड करवाए थे, तो उन्होंने उससे पढ़ा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हुए, तो उन्होंने बहुत अच्छा उसमें किया है पेपर, तो कह रहे कि बहुत अच्छा पेपर आया। तो अब एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ ये लोग हैं, तो ठीक है हम भी मानते हैं कि मानकों के अनुरूप नहीं है, सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब दोस्तों आपने करना ये पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी का स्तर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और नेगेटिव सोच से दोस्तों आपको दूर रहना पड़ेगा। तो मेरा ये दोस्तों मानना है कि अब आप आगे की दोस्तों तैयारी करिए और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको और क्लियर करिए। देखिए प्रवक्ता स्क्रीनिंग का अब एग्ज़ाम होगा, तो मुझे लगता है कि उसका स्तर भी बहुत हाई रहेगा। अब इस बार उसका स्तर भी बहुत ऊपर रहेगा, और जब उसका स्तर बढ़ने वाला है तो आपने उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू करनी होगी। और ये दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपने अब उसको निकालना ही निकालना है, उसमें अपना स्तर बढ़ाना ही बढ़ाना है। क्योंकि बार बार दोस्तों अगर आप उसी चीज़ का अगर आप रोना रोते रहेंगे तो फिर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भी दोस्तों आपके पास कई मौके रहेंगे, एक पेपर से आपका करियर ख़त्म नहीं होने वाला, बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप अब अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप लग जाइए। आगे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो ये होना था हो गया, इसमें जो भी आप आगे होगा, जैसा भी होगा वो सब देखा जाएगा। फिलहाल इसकी टेंशन ना ले। मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, आप कभी भी रिजल्ट की टेंशन ना ले, रिजल्ट की परवाह ना करें, ठीक है। रिजल्ट जो भी होता है इससे हमें सीख मिलती है, हमें गलतियां, छोटी छोटी गलतियां करते हैं। आपने एग्जाम में भी कई सारी छोटी छोटी गलतियां करोगे। हो सकता है कि आपको एग्जाम में पेपर आ भी रहा हो तो भी आपने छोटी मोटी गलती करती, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है।
अब अपनी इन गलतियों से सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना है। तो मेरे हिसाब से अब दोस्तों आप आगे बढ़ें और आगे आप अपने बहुत सारे मौके आएंगे, आपने उनकी प्रिपरेशन करनी है, इसी के बारे में ना सोचें। कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो सब आपने नहीं करना है और अब आपने आगे बढ़ना है। और सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो हम ये आंसर की दोस्तों जो अपलोड करेंगे, इस आंसर की के अकॉर्डिंग अपने पेपर को मिलान करना है एंड देन उसके बाद हम आपका एक पोल करवाएंगे। उस पोल के अकॉर्डिंग दोस्तों आपने क्या करना है, मेरिट के बारे में हमको अनुमान लगाने के लिए बताना है, ठीक है। तो तभी जाके हम मेरिट का दोस्तों अनुमान लगा पाएंगे कि भाई कितनी आपकी मेरिट बन रही है। हम देखना चाहेंगे कि आपके 50 में से फिलहाल अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो हम उससे भी हमें पता लग जाएगा कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो क्या बनना है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, इसको पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम में है दोस्तों, और इसके अलावा हम वहाँ पर पोल करवाने जा रहे हैं, तो आप उसमें भाग जरूर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।